नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। साल के पहले महीने का राशिफल लेकर हाजिर हूं मैं। इसके साथ साथ पूरी साल का जो वार्षिक फल है, वर्ष फल है, वो भी मैंने बनाया है, तो आप प्लीज़ उसको भी देखिएगा। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल के पहले महीने जनवरी की। तो सबसे पहले तो मैं आपको विश करना चाहूँगा कि ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आपने जो प्रेम दिया है, जो साथ दिया है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आशा है कि आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। इस महीने में, चूँकि अब ये महीने का है, तो हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे हर चीज़ को कि भाई इस महीने कैसा रहेगा, कौन से ग्रह कहाँ पर हैं, और जो वर्ष फल है उसमें भी थोड़ा डिटेल में गए। हर महीने को देखा गया है उसमें भी, पर जो महीने वाला है वो वास्तव में ज़्यादा डिटेल में होता है, वो पॉसिबल नहीं है कि वर्ष वाले में। तो इसमें देखते हैं हम जनवरी का महीना आपके लिए क्या लेके जाएगा, क्या लेके आएगा एक्चुअली। तो आपने सुना होगा कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। कहने का मतलब है किसी भी चीज़ की शुरुआत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश में भी बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मतलब आप शुरुआत कैसे करते हैं किसी चीज़ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 50% जर्नी है आपकी। तो आपके लिए साल की जो शुरुआत है बड़ी धमाकेदार, जोरदार और महान होने वाली है। बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो कुंडलियों में कुंडली अगर गोचर की कोई बन सकती है तो वो आपके लिए बनी हुई है। आप क्यों और कैसा अभी हम समझेंगे ग्रहों की स्थिति से। देखिए, राहु का गोचर 3, 6, 10, 11 में शुभ माना जाता है। तो अगर हम राहु पे नजर लें तो वो तीसरे भाव में है। सीधी सी बात है, अगर राहु तीसरे में शुभ है तो केतु नवम में शुभ होते हैं, तो केतु नवम में है। सूर्य का गोचर दशम और एकादश में शुभ माना जाता है। तो सूर्य महीने की शुरुआत में करीब 14 तारीख तक, 13 तारीख तक जो है धनु में है। उसके बाद चूंकि मकर संक्रांति है, वो मकर में जाएंगे, तो वो एकादश में है। तो ये भी अच्छा हुआ। शनि का गोचर एकादश भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में शुभ माना जाता है। शनि को देखें तो वो भी शुभ है, वो भी एकादश में बैठे हैं। गुरु का जो गोचर है वो पंचम में, नवम में, एकादश में शुभ माना जाता है, तो गुरु भी एकादश में है। तो आप कह सकते हैं कि लगभग सारे के सारे ग्रह शुभ गोचर में है और बुध भी एकादश में रहेंगे। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो बहुत बहुत मुबारक हो जनवरी का महीना आपके लिए। आप नाम कुछ भी देना चाहे कि लेंटर फाड़ के करोड़ों बरसे, अरबों बरसे, नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, शादी हो जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, आप कुछ भी ढूंढ लीजिए, गोचर हर तरह से आपके फेवर में है। हर तरह से आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा है, खास करके धन, लाभ, इनकम के सोर्सेज, पैसा, नौकरी लगना, जॉब लगना, किसी काम के लिए आपने अप्लाई कर रखा है तो उसका आंसर हाँ में आना, जॉब लग जाना, ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हैं तो वो हो जाना, घर में किसी नन्हे मेहमान का या नन्ही परी का आ जाना, वो सब चीज़ों से एक तरह से एक भी ग्रह ऐसा नहीं है कि जिसको हम कह सकें खराब हो। थोड़ा सा हल्का सा मंगल द्वितीय भाव में है और मंगल का गोचर जो है 3, 6, 9, 3, 6, 10, 11 इनमें ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर यहाँ पर वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं और अंबुधि नाम का योग बनाकर बैठे हैं, जो हमारी फल दीपिका आदि में मिलता है। तो वो भी अच्छे हैं। तो कोई ग्रह ऐसा ही है ही नहीं कि इसको हम खराब कह सकें। शुक्र हैं, थोड़े दशम में रहेंगे, पर जो शुक्र हैं उनका जो अगर हम नक्षत्र की तरफ जाते हैं तो ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा में रहेंगे वो। तो ज्येष्ठा मतलब बुध के नक्षत्र में रहेंगे, तो बुध तो अच्छी स्थिति में है। उसके बाद केतु के नक्षत्र में रहेंगे, केतु भी अच्छी स्थिति में है। उसके बाद शुक्र खुद के नक्षत्र में रहेंगे, तब भी वो ठीक पोजीशन में होंगे पूर्वाषाढ़ा में जब वो होंगे। उसके बाद उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, तो सूर्य तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो बहुत अच्छे से आपके ग्रह बैठे हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं और जो चीज़ें हैं कि ग्रह वास्तव में कहाँ पर हैं। ये तो आपको पता लग गया कि ये महीना ना शुभ है और इस महीने में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो हो सकता है, चाहे वो नए रिश्ते की शुरुआत हो या नए जॉब की, नए बिजनेस की, कहीं से पैसा आना हो, रियल एस्टेट आदि से लाभ होना हो, किसी घर ज़मीन का खरीदना हो, सभी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। क्यों आएंगी, हम बाकायदा हर एक चीज़ की बात करेंगे ज्योतिष के अकॉर्डिंग, ज्योतिष के सच्चे सिद्धांतों के अकॉर्डिंग।
तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी गोचर कुंडली। गोचर कुंडली कह रहा हूँ, याद रखिएगा, गोचर में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। अब जो बचा है वो बची है आपकी जन्म कुंडली, और वही सबसे महत्वपूर्ण है। आपने कहानी तो सुनी होगी, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, कि आर्यभट्ट जो ज्योतिष के मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे महान, और ज्योतिष के बहुत ज्ञानी थे, उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है, उनका नाम होता है लीलावती। तो जब जब बिटिया का जन्म होता है और जब वो चार्ट को देखते हैं तो उसमें ऐसा योग थे कि हो सकता है कि उनके पति की शादी के बाद मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। तो जब आर्यभट्ट जी को पता लगता है तो दुख तो उन्हें होता है एज ए पिता, भले ही वो कितने ज्ञानी हो और कर्म योग भक्ति में कहीं ना कहीं दुख उन्हें होता है। तो वो अपनी ज्योतिष के नज़रिए से कुछ उपाय भी करते हैं। आर्यभट्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने खुद ज्योतिष लिखा है, जो महान आचार्यों में से एक हैं। इसके साथ साथ वो एक शुभ समय निकालते हैं कि शायद इस शुभ समय में अगर मैं अपनी बिटिया की शादी करूँगा तो शायद ऐसा ना हो। वो ऐसा करते हैं, पर उसके बाद भी शादी के कुछ 7 दिन बाद या 1 महीने बाद, एग्जैक्ट मैं भूल रहा हूँ, उनके जो जमाई थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पर जो आर्यभट्ट होते हैं बड़े परेशान होते हैं और देखते हैं कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई। तो फिर उनको सपना आता है और सपने में वो देखते हैं कि जो ब्रह्मा ने लिखा है उसको मिटाना लगभग इम्पॉसिबल है, और जो होनी होती है बहुत शक्तिशाली होती है। फिर उनको समझ में आता है कि जब माता पार्वती को भगवान शिव रोकना चाहते थे अपने पिता दक्ष के, तो माता पार्वती को स्वयं भोलेनाथ नहीं रोक पाए। इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं कि इतना आसान नहीं है। और जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ये सब हो जाएगा, आजकल बहुत चल रहा है कि हाँ ये बहाओगे, कोयला दबाओगे और ये हो गया वो हो गया, जो लोग जानते हैं कि कुछ खास उनसे होता नहीं है। रेमेडी की बात भी करें तो सबसे श्रेष्ठ रेमेडी मंत्र है और अच्छा कार्य है, अच्छा कर्म है, सात्विक रेमेडी है। और जो चीज़ों का दान वगैरह ये सब है, ये राजसिक रेमेडी है। और बलि वगैरह जो होता है तामसिक रेमेडी है। तामसिक रेमेडी से तो आप जो चीज़ है उससे कई गुना आदमी को भोगना पड़ता है और उल्टा होता है, बस उस समय थोड़ा बहुत टल सकता है। राजसिक रेमेडी से भी वो टल सकती है कोई चीज़, या कोई चीज़ थोड़ा बहुत हो सकता है। सात्विक रेमेडी इज़ द बेस्ट, जब भी हो पर प्रभु की इच्छा से हो, सात्विक रेमेडी के थ्रू हो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और वो भी हो या ना हो, सब ईश्वर पे है। ठीक इसी तरह से आप भगवान राम के जन्म के समय जो वशिष्ठ थे उन्होंने बता दिया था कि इनको 14 वर्ष का वनवास होगा, इनके पिता की जो मृत्यु जो होगी वो अपने पुत्र के वियोग में होगी। और ये सब जानने के बाद स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र के लिए ऑस्पिशियस समय में जो है राजमुकुट का उनको पहनाने का निर्णय लिया था। लेकिन उसी रात माता कैकेयी ने, आप जानते हैं फिर क्या किया था। और इतना ऑस्पिशियस समय देखने के बाद भी स्वयं महर्षि वशिष्ठ उस होनी को टाल नहीं पाए थे, क्योंकि राम का तो जन्म इसलिए होना था ना कि वो वहाँ जंगल में जाएं, रावण के वहाँ जाएं और बाली की वध करें। और वो नहीं होता तो राम नहीं होते। कई बार जो चीज़ें हमको बुरी लगती हैं वो हमारी डेस्टिनी होती है, और वो ना हो तो हम वो बन ना पाएंगे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। तो कई बार मुसीबतें भी अच्छाई के लिए होती हैं। यहाँ से एक बात तो ये निकलती है। दूसरी ये होती है कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य जानने का, देखने तक तो ठीक है, उसको टालने में, बदलने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होता है। ब्रह्मा की जिन्हें जो लिख दिया है उसे आपका कोई ज्योतिषी कोई भी हो बदल नहीं सकता। हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं, उसके बाद जो प्रभु की इच्छा। दूसरा ये है, ताकि आप समझ पाएं कि आप किस लिए ज्योतिष में जाते हैं। तीसरा ये एक आध्यात्मिक विषय है, एक मार्गदर्शन मिलता है, आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपका क्या मकसद है जिंदगी में, कहाँ आपकी आत्मिक उत्थान होगा, या इत्यादि इत्यादि। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपका प्रथम भाव है जिसमें 12 नंबर की राशि मीन है, इसमें कोई ग्रह नहीं है। ये द्वितीय भाव है, यहाँ पर पहले नंबर की राशि, पहली राशि मेष है और उसमें मंगल बैठे हैं अपनी ही राशि के। तृतीय भाव में वृषभ में राहु बैठे हैं। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि है, कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव में कर्क राशि है, कोई ग्रह नहीं है।
षष्ठ भाव छठे भाव में पांचवी राशि सिंह है, कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव सप्तम भाव में आपकी कन्या राशि है, छठी राशि, और कोई ग्रह नहीं है। ये अष्टम भाव है, इसमें आपकी सातवीं राशि तुला है, कोई ग्रह नहीं है। ये नवम भाव है, इसमें केतु बैठे हुए हैं। और ये इसमें आठवीं राशि वृश्चिक है, इसमें केतु हैं। और ये दसम भाव है जो ख्याति का है, पद का है, प्रमोशन का है, पोस्ट का है, समाज में आपके स्थान का है, गवर्नमेंट का है, नाम का है, और इज्जत का है, शोहरत का है। और उसमें शुरुआत में ही सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। क्या बात, क्योंकि सूर्य का गोचर यहाँ पर अच्छा है, बुध का गोचर भी यहाँ पर अच्छा है, शुक्र का गोचर भी यहाँ पर ठीक है। और उससे अगला भाव जिसमें हर ग्रह का गोचर अच्छा होता है, उसमें बुध, सूर्य, गुरु, शनि बैठे हुए हैं, तो और क्या कह सकते हैं। और शुक्र भी वहां पर पहुंच जाएंगे, शुक्र भी वहां पर 28 जनवरी को पहुंच जाएंगे। तो जनवरी के एंड आते आते शुक्र भी यहाँ होंगे। तो इस तरह रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब रिजल्ट क्या रहेगा? रिजल्ट ऐसा रहेगा, लग्नेश एकादश भाव में है तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। कुछ ना कुछ जो आप लंबे समय से किसी चीज़ का इंतज़ार था वो होने वाला है यहाँ से। अब फ्रेंड सर्किल से आपको फ़ायदा होने वाला है। प्रेम आदि के लिए अच्छा समय है। घर में पुत्र पुत्री इस तरह का आने का बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। कोई त्यौहार, कोई बड़ी चीज़ होने का, किसी शुभ काम होने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जहाँ पर हम गुरु की बात करते हैं, लग्नेश हैं। दसम का एकादश में आना प्रमोशन और ट्रांसफ़र होने का उम्मीद है, पर ये ट्रांसफ़र आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टियां 1, 2, 3, 4, 5 तृतीय भाव पर दृष्टि है, पंचम भाव पर दृष्टि है और सप्तम पर है। तृतीय भाव पर दृष्टि से आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपका एरिया ऑफ फील्ड बढ़ेगा, आपका एरिया ऑफ मतलब जो आपका एक सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, वो बढ़ेगा। भाई बहन आदि उनसे लाभ हो सकता है। हालांकि यहाँ पर राहु हैं और वाणी के भाव में मंगल हैं, तो वाणी का ध्यान रखना होगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय खोए, आपन को शीतल करे और रहु शीतल होए। वाणी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिन लोगों में बोलने की कला होती है तो सिर्फ एक वाणी से वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। वाणी बोलने को एक अलग से कर्म में लिखा गया है। 3 तरह के कर्म हैं, जैसे एक फिजिकल है, जिससे किसी को धन देना, हेल्प करना, फिजिकल जो चीज़ें होती हैं वो फिजिकल कर्म है। दूसरा एक मानस कर्म है, आप जो सोचते हैं वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच के कर्म कर रहे हैं, वो सारी सोच जो दिमाग का है, जो हम सोचते हैं वो भी कर्म है। और तीसरा इसको आत्मा से जोड़ा गया है, उसको वाणी से जोड़ा गया है। तो वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो अच्छा बोलते हैं दिल से वो फ्री कह सकते हैं, पर वो बहुत अच्छे कर्म कमाते हैं। तो वाणी को बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि एक थोड़ा सा यही नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है। इसके बाद गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि, शेयर सट्टा आदि से लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, एजुकेशन में लाभ हो सकता है, आप कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आप कहीं बाहर यात्रा पे जा सकते हैं, आपके बच्चे भी कहीं बाहर जा सकते हैं, बच्चों से कोई बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना बनती है। आपके जो सबऑर्डिनेट हैं उनका भी लाभ होगा, आपके साथ वाले जो हैं उनका भी लाभ होने का यहाँ पर चांसेस बन रहा है। सप्तम तो आप जानते ही हैं, शादी का भाव है, रिश्ते की शुरुआत का भाव है, बिजनेस का भाव है। तो सप्तम पर गुरु की दृष्टि और सप्तमेश का नवम से दसम और एकादश में जाना बिजनेस को बढ़ना दिखाता है, फेम को बढ़ना दिखाता है, काम को मिलना दिखाता है। आपका जो क्या कह सकते हैं ऑरा में कुछ ना कुछ बहुत कुछ बड़ा होने की यहाँ पर संभावना है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि लगभग सारे ही ग्रह अच्छी स्थिति में है, तो किसी की भी दशा महादशा हो, लगभग सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। अब बात रह जाती है कि वो आपकी जन्म कुंडली में कैसे योगा बनाकर बैठे हैं। क्या कोई राज योगा बनाकर बैठे हैं, क्या कोई धन लक्ष्मी योगा बनाकर बैठे हैं, क्या उनको मलेफिक्स से घिरे हुए हैं तो नहीं है। अगर उनको बेनिफिक देख रहे हैं, अच्छी योगा में है, तो 100% ये महीना आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। जहाँ तक कि पोस्ट, पोजीशन, प्रमोशन, पैसा आने का सवाल है। हालांकि खर्चा रहेगा, खर्चा भी होगा। खर्चे का कारण क्योंकि मंगल यहाँ पर है ना, तो खर्चा कराते हैं। जब मंगल यहाँ पर आते हैं तो खर्चा कराते हैं। और कुछ वाणी के कारण, जिस पे मैंने ध्यान दिया था, वाणी के कारण थोड़ा बहुत फैमिली में थोड़ा खटास ये रह सकता है। अब गुरु के बाद हम बात करें शनि की, तो शनि भी आपके लिए यहाँ पर है
एकादश भाव में है। एकादश भाव के शनि लाभ देते हैं, शत्रुओं को समाप्त करते हैं, आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी लाते हैं, हार्ड वर्क सिखाते हैं, रियलिटी को देखकर आप निर्णय लेते हैं जो सही साबित होते हैं। गोचर में शनि बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ से बच्चों के साथ आप थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, तो थोड़ा ज्ञान से थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर उनको समझें, उनको ये बताने की वजह कि ऐसा ही करना है, ये भी समझाएं कि ऐसा क्यों करना है, तो इससे थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। शनि की यहाँ से आपके अष्टम भाव पर जो दृष्टि है तो अचानक धन लाभ के भी यहाँ योग बनते हैं, और क्योंकि मंगल की भी अष्टम पर दृष्टि है, देखिए यहाँ थोड़ा सा ये ट्विस्ट है कि इन सब बातों के बावजूद अष्टम पर दो मलेफिक की दृष्टि आ रही है, एक तो मंगल और दूसरा शनि। तो अष्टम भाव है क्या? तो अष्टम, पहले तो यही समझना चाहिए, अष्टम भाव है शादी के बाद की लाइफ। तो जिन लोगों की शादी हो चुकी है या जो लोग रिलेशन में हैं, आपस में थोड़ी खटपट हो सकती है। धन लाभ, पैसा, वो सब रिश्ते की शुरुआत के लिए अच्छा है, पर जो लोग हैं रिश्ते में, आपस में थोड़ी खटपट हो सकती है। वाणी आपकी भी और आपके स्पाउस की भी, आपके साथी की भी, आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, प्रेयसी, उनकी जो वाणी है वो थोड़ी सी कठोर हो सकती है, थोड़ी सी ड्राई हो सकती है। अब शनि चूंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ग्रह नहीं है, पर फॉरेन के स्वामी है, और फॉरेन जो घर है 12वां घर है उसके स्वामी है, और लाभ के स्वामी है। तो फॉरेन से लाभ हो सकता है, अचानक से लाभ हो सकता है यहाँ पर, और कुछ छोटी मोटी लॉटरी आदि अगर आपने ले रखी है तो वो हो सकता है, उस चीज़ का लाभ हो सकता है। ये शनि करा रहे हैं यहाँ पर। गुरु शनि चूंकि साथ में है तो गुरु का नीच भंग हो चुका है, तो उस वजह से ओवरऑल आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण है, फिर शनि, और उसके बाद राहु केतु की बात करें क्योंकि यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। राहु की बात करें तो राहु आपके ऑरा को बढ़ाने वाले हैं, आपकी ऑरा को बढ़ाने वाले हैं, समाज में आपको इज्जत दिलाने वाले हैं। आपके अंदर अपने कार्य को निकालने के लिए काफ़ी नीतियाँ आएंगी, काफ़ी बातें आएंगी, अगर उनको आप फॉलो करते हैं। अगर राहु की जो आपके न्यू थिंकिंग जो आएगी, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की आपके अंदर कुछ आइडिया आएंगे, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो वो जहाँ तक गोचर की सवाल है वो आपका फ़ायदा देंगे, लक देंगे। अभी अगले करीब 1.5 साल तक राहु यहीं रहने वाले हैं, तो अगला 1.5 साल आपके लिए लगभग अच्छा है। इसके साथ साथ छोटे छोटे ग्रह जो हैं वो थोड़ा प्रभाव डाल सकते हैं अगर उनकी दशा महादशा हो तो, पर गोचर में सबसे महत्वपूर्ण गुरु शनि राहु, इसके बाद आपके लग्नेश जो खुद गुरु हो जाते हैं, और उसके बाद आपके भाग्येश मतलब कि मंगल, वो इंपॉर्टेंट है। तो राहु आपके ऑरा को बढ़ाएंगे, राहु आपके 1 2 3 4 5 6 आपके स्टेटस को बढ़ाएंगे, आपकी ख्याति को बढ़ाएंगे। हाँ, ट्रांसफर हो सकता है, जगह का चेंज हो सकती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, माता के साथ संबंधों में थोड़ा सा खटास आ सकती है, काम बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी कारणवश, और या कुछ ना कुछ काम पे ऐसा रहेगा, पैसा भी आएगा, धन भी आएगा, फेम भी मिलेगी, पर कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा इससे मन में थोड़ा बेचैनी रहेगी। कहते ना यार सब कुछ तो ठीक है, उसके पास सब कुछ है, पर बंदा परेशान क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ इतने लाभ सब कुछ के बाद मन थोड़ा शांत रह सकता है। तो मन के लिए यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा बहुत श्रेष्ठ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। मन के लिए, जो मन की शांति के लिए, क्योंकि ये चौथा घर है जो मन की शांति को दिखाता है। वहाँ बुध की राशि है और बुध डायरेक्टली भगवान विष्णु या फिर श्री गणेश, ओम गम गणपते नमः, आप गणेश अथर्वशीष पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का कर सकते हैं, जहाँ आपका मन लगे वो, पर वो थोड़ा सा यहाँ से किया जा सकता है जहाँ तक कि मन की बात है। पूरे साल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि राहु यहाँ से हिलने वाले नहीं है, राहु यहीं रहने वाले हैं। राहु इसके साथ साथ यात्रा करते वक्त विशेष ध्यान रखना है, ड्राइविंग करते वक्त विशेष ध्यान रखना है। ये इसलिए क्योंकि अगर हम अष्टम भाव से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव से अष्टम है, तो यात्रा करते वक्त सब कुछ ठीक है पर चोट वोट लग सकती है, पैसा वैसा सब आएगा पर पैर फिसल सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सास ससुर के साथ थोड़ा संबंधों में प्रॉब्लम आ सकती है, सास ससुर जो हुए वो, उस चीज़ का ध्यान रखना है। अचानक से कुछ चीज़ हो सकती है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ अचानक से ऐसा, पूरी साल ही राहु रहेंगे ऐसा, पर वो बताना हर बार जरूरी है कि आपको ड्राइविंग सेफ करनी है,
सास ससुर के साथ जो रिलेशन है उसको बना के रखना, ये ठीक है यहाँ से। बाकी राहु यहाँ से बहुत बढ़िया है। राहु के बाद आपके भाग्य के स्वामी वही इंपॉर्टेंट आते हैं। इसके बाद वो मंगल है, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में है। तो गाड़ी वाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है। हालांकि आपकी जो वाणी है उससे आपको लाभ होने वाला है। घर, गाड़ी, रियल एस्टेट, जमीन, इन सब से आपको फायदा हो सकता है। भाग्य से आपको फायदा होगा, यात्राओं से, गुरुओं से, पिता से। हालांकि पिता कहीं दूर जा सकते हैं, पिता कहीं जर्नी पर जा सकते हैं, पर खुद पिता के थ्रू या पिता की सलाह के थ्रू या पिता के किसी जानकार के थ्रू आपको लाभ होने का चांसेस यहाँ पर बनता है। माता के, अगर आपकी माता वर्किंग वोमेन है तो उनके भी इनकम में वृद्धि होगी, उनका भी पराक्रम में वृद्धि होगी और उनके पैसे आदि में, उनको भी गाड़ी वगैरह, घर वगैरह खरीदने का यहाँ पर योग बना हुआ है आपकी माता का। पिता के शत्रु विनाश होगा, पिता के शत्रुओं का नाश होगा। किसी कोर्ट कचहरी अगर उनका कुछ ऐसा चल रहा है तो पिता के लिए यहाँ से मंगल बहुत अच्छा कर रहे हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चों का यहाँ देखते हैं तो उनके जो कार्य क्षेत्र में कंपटीशन रहेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके अच्छे रिजल्ट आएंगे। पर अगर मेहनत करेंगे तो उनकी जो कंपटीशन है, पढ़ाई वगैरह है या काम वगैरह है, उसमें विजय निश्चित है, जो हमारा गोचर कह रहा है। इसके साथ साथ बच्चों के जो कारक हैं वो भी एकादश में है, तो बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं आपके। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो शिक्षा में मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर अगर आप मेहनत करते हैं ध्यान लगा के तो रिजल्ट वंडरफुल आ सकते हैं, फंटास्टिक आ सकते हैं। मतलब आपने नहीं सोचा वैसा पेपर आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपने याद किए थे और आपसे रिजल्ट फिर अच्छा तो जाएगा। या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। इंटरव्यू में अपने चातुर्य की वजह से, आप दिमाग का यूज करने की वजह से आपको अच्छा निकलेगा, ना कि आप जो पढ़ के गए हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप इस तरह से जवाब दे पाएंगे राहु के तृतीय भाव की वजह से कि आपकी जो वाणी जो होगी वो क्लिक कर जाएगी जो इंटरव्यू ले रहा है और आप पास हो सकते हैं, उसमें आपका नंबर आ सकता है, हाँ में जवाब आ सकता है। तो ये अच्छा रहेगा इस मामले में। मंगल की दृष्टियों को देखें तो 1 2 3 4 आपके बच्चों से मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा ड्राइनेस आ सकती है। आपके जो सबऑर्डिनेट है, जिनके आप साथ काम करते हैं, तो वहाँ हो सकता है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो। राहु की अष्टम पर जो दृष्टि है भाग्येश की, तो भाग्य से कोई धन वगैरह तो मिलता है, पर गाड़ी वगैरह चलाते वक्त या फिर चोट वोट ना लगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो पत्नी है या आपके पति हैं, उनके साथ वाणी उनकी थोड़ी सी टफ हो सकती है, रफ हो सकती है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा शांत हो जाएं, ध्यान से सुन लें, फिर जब उनका मूड अच्छा हो तब समझाएं। वो कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्ते बहुत अमूल होते हैं और पैसा आता है जाता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिश्ते और टाइम। जो लोग व्यक्ति समय की कदर करते हैं, जो लोग अपने गोल की, अपने लक्ष्य की कदर करते हैं, अपने कार्य की कदर करते हैं, तो पैसा तो उनके पास आता है। अगर आप अपने कार्य में बहुत एक्सपर्ट हैं, आप अपने गोल के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने रिश्तों को बना के रखते हैं, तो पैसा तो खुद आता है। हाँ, कम ज़्यादा हो सकता है, पर ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप करोड़ों रुपए देकर भी 1 साल नहीं खरीद सकते, पर 1 साल में आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। कितने लोगों ने कमाए हैं? तो इम्पोर्टेंट तो वक्त ही है, तो वक्त की कीमत यहाँ समझना ज़रूरी है। मंगल का अष्टम दृष्टि जो है वो पिता के भाव पर है और वहाँ पर केतु भी है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और पिता की कोई दूर यात्रा भी हो सकती है, आपको पिता से लाभ हो सकता है, पर खुद पिता के लिए समय बहुत कह नहीं सकते कि बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का उनका ख्याल रखना है आपको। इसके बाद हम सूर्य की बात करें, सूर्य पहले 14 तारीख तक दशम में रहेंगे, उसके बाद एकादश में आएंगे। सूर्य आपके लिए षष्ठेश हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, और सूर्य का दशम और एकादश में वैसे गोचर अच्छा माना गया है। तो कार्य में आपको देखिए लाभ होगा, धन प्राप्ति होगी, पदोन्नति रहेगी, पर पराक्रम करना होगा। काफ़ी ऐसी मतलब सिचुएशन आएगी किसका होगा, और आपको अपने बॉस को, या अगर आपकी कंपनी है तो उसमें आपको ऐसा कुछ निकालना होगा दूसरे से यूनिक हो और बेटर हो, और कम्युनिकेशन मेहनत करनी होगी, तब रिजल्ट निकल के आएगा। हालांकि रिजल्ट आएगा, उसको बढ़ाने के लिए आप सूर्य नमस्कार, सूर्य को अर्घ देना
जल देना, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ मीठा जो होता है गुड़ डाल सकते हैं, या फिर हल्दी या फिर केसर, इनमें से कोई भी डाल सकते हैं। तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए। इससे बेहतर फिलहाल में आपकी रेमेडी नहीं है, ये सात्विक रेमेडी है। इसके साथ साथ आप ओम घड़ी सूर्य आदित्य ओम का जाप भी करेंगे, इस रेमेडी से सिर्फ आपको फायदा और सिर्फ फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ बिल्कुल सूर्य के बारे में जानना, पढ़ना, समझना कि सूर्य हमारी आत्मा के मालिक हैं, हमारी आत्मा है, ईश्वर स्वरूप हैं, और इस संसार में जो भी कुछ है इस पृथ्वी पे, उसका जो सोर्स है वो सूर्य ही है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य के बाद अगर हम बुध को देखते हैं, आपके बुध की अगर हम बात करें तो तीसरे और चौथे, तीसरी राशि और छठी राशि, और घर की बात करें तो चतुर्थ और सप्तम ग्रह का मालिक आपके दशम में है और एकादश में है। और यहाँ से ही वो जो बुध है यहाँ पर 5 तारीख तक ही रहने वाले हैं। देखिए 5 तारीख तक रहने वाले हैं दशम में, उसके बाद एकादश में आएंगे। तो 5 तारीख तक घर गाड़ी बंगला खरीदने का कुछ योग बन रहा है। क्योंकि 5 तारीख बहुत कम दिन है, तो मेनली तो एकादश में लेकर चलते हैं उनको। तो आपको जमीन से लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। खरीदेंगे तो अच्छी खरीदने का चांस है, बेचेंगे तो उससे लाभ होने का चांस है। आपके पति पत्नी का प्रमोशन हो सकता है, उनका इनकम बढ़ सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। खास करके ऐसे लोग जो आपके एज के हैं या इससे कम है, बहुत ह्यूमरस हैं, इस टाइप के लोगों से आपको फायदा हो सकता है। माता से लाभ हो सकता है। मातृभूमि के जो पुराने दोस्त हैं आपके, ऐसे दोस्त जो कह सकते हैं लंगोटिया यार या फिर क्लोज जो फ्रेंड हैं, उनमें से कोई आपकी हेल्प कर सकता है। जिसकी एज थोड़ी कम हो या आपके बराबर हो, उससे कुछ बड़ा लाभ होने की यहाँ पर संभावना दिखती है। उसकी जो राशि है ऐसे में, उसकी राशि ऐसे में मकर हो सकती है या मिथुन हो सकती है। इस तरह से हम थोड़ा आइडिया लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बुध को हमने देख लिया। शुक्र की बात करें, शुक्र देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है, और वो तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी है। इसमें से तृतीय भाव आपका पराक्रम का है, मेहनत का है, कम्युनिकेशन का है, आर्ट का है, मीडिया का है, एक्टिविटी का है, स्पोर्ट्स का है, पड़ोसियों का है, इस तरह का भाव है, भाग दौड़ वाला भाग है। और अष्टम भाव जो है वो अचानक से धन प्राप्ति का है, मरे हुए धन का है, गड़े हुए धन का है, गुप्त ज्ञान का है, किसी चीज़ की रिसर्च करने का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, पतन का है, बेइज्जती का है, मिस्टेक्स का है, मौत का है, आयु का है। तो थोड़ा सा अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं उनका है। ऐसे में उस भाव के स्वामी का दशम और एकादश में आना, दशम में ही रहेंगे ज़्यादा तक तो 4 तारीख को आपके दशम में आ जाएंगे, तो शुरुआत में ही आ जाएंगे, और 28 तारीख तक दशम में ही रहेंगे। उसके बाद वो यहाँ जाएंगे आपके एकादश में, तो दशम में ही ले सकते हैं। तो दशम में उसका रहना, एक तो कार्य में बदलाव का चांसेज है, ट्रांसफर वगैरह हो सकता है। और चूंकि बाकी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा नहीं है और वो आपकी कुंडली में बुरे नहीं है, तो ओवरऑल आपको फायदा रहेगा। हाँ, लेडीज से, फीमेल से थोड़ा सा संभल के रहना है, उनसे किसी झगड़े में नहीं पड़ना है, उनसे किसी बात में नहीं पड़ना है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है बॉस के साथ, या आपके पिता का जो धन है उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। अगर शुक्र बहुत अच्छे कुंडली में नहीं है, तो अगर अच्छे हैं तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तब आपको उसका लाभ ही मिलेगा, आपको उसका अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तब आपका स्त्री के थ्रू, पत्नी के थ्रू, बहन के थ्रू, मौसी के थ्रू, ऐसी जो फीमेल्स हैं उनके थ्रू कोई लाभ हो सकता है, और बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि शुक्र यहाँ अकेले तो है नहीं, वो सूर्य के साथ हैं, बुध के साथ हैं। तो दशम भाव में सूर्य जो है छठे के, एक तो कंपटीशन रहेगा, और अचानक से कुछ चेंज भी आ सकता है। लाभ, पैसा, धन आदि के मामले में बाकी सारे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं शुक्र को छोड़कर। तो शुक्र की दशा महादशा अंतरदशा है और शुक्र अच्छे नहीं है, तो फिर ऐसे गोचर में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही है कि क्योंकि जन्म कुंडली सबकी अलग है, इसे यही कारण है कि गोचर में कोई कुछ भी बताए, रिजल्ट थोड़े अलग अलग आते ही हैं। अच्छा, नक्षत्रों पर अगर हम ध्यान दें तो सूर्य जो है पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, बुध पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, और शुक्र की हमने बात कर, मंगल अश्वनी और भरणी, अश्वनी और भरणी में रहेंगे।
और गुरु उत्तराषाढ़ श्रवणा, शनि उत्तराषाढ़ और 22 के बाद श्रवणा। तो बहुत बार उस उत्तराषाढ़ आ रहा है यहाँ पे और सूर्य का नक्षत्र है और वो अच्छे गोचर में है, दसम और एकादश। तो बहुत ज्यादा आपका प्रमोशन होना, नौकरी का मिलना, किसी अच्छी तरह ट्रांसफर होना, सीनियर्स बॉस से थ्रू कोई लाभ होना और पदोन्नति का मिलना, पद प्राप्ति का होना, इस तरह का बहुत सारा योग यहाँ पर बना हुआ है। और ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र दिखाता भी है गवर्नमेंट वगैरह या जो सीनियर्स हैं वो सहयोग से, लोगों के सहयोग से, बड़े लोगों के सहयोग से, सीनियर्स आदि के सहयोग से भी कुछ ऐसा आपको सहयोग मिल सकता है। कुछ बहुत जगह उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। इसके बाद हमने इस पूरे महीने की बात की, हम बात करेंगे आपका इस महीने के जो त्योहार हैं, बहुत ज़रूरी है उनकी बात करना। और जो व्रत हैं, 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 तारीख की मकर संक्रांति है, इसको उत्तरायण भी कहते हैं। सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे, मकर से लेकर मिथुन तक जो सूर्य को उत्तरायण कहा जाता है, ये वो समय है जिसके लिए भीष्म पितामह ने जो बाणों की सैया पर पड़े हुए थे वेट किया था, इंतजार किया था, उनको अपनी इच्छा से शरीर त्यागने का वर था तो उन्होंने इंतजार किया था। क्योंकि जब उत्तरायण में शरीर त्यागता है कोई अच्छा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तो कहा जाता है कि उन्होंने इस तिथि का इंतजार किया था, मकर संक्रांति का, और उस दिन अपनी देह त्यागी थी और उसके बाद वो स्वर्ग लोक में गए थे। तो बहुत मकर संक्रांति की आपको बधाई हो, बहुत शुभ दिन है। सूर्य अब उत्तरायण हो रहे हैं तो चीज़ें अच्छाई की तरफ बढ़ेंगी, सत्य बढ़ेगा, उजाला होगा, ऐसा कहा जाता है। लोहड़ी है हमारा, मकर संक्रांति है। इसके बाद हम 23 तारीख को नेताजी का जन्मदिन है शायद, हमारे सुभाष चंद्र बोस जो हैं, जिन्होंने अपनी देश के लिए बहुत कुछ किया, एक फौज बनाई, जापान ये वो बहुत कुछ किया। उनको उतना श्रेय बाद में मिला, पहले कम मिला, पर वो सबसे महान जो भक्त रहे, इस मातृभूमि ने जिनको जन्म दिया उनमें से एक रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद देखिए हम एकादशी पर आ जाते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, सुफला एकादशी, जो है 9 तारीख को है। ये भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर की जो बातें चल रही थी धर्मराज युधिष्ठिर की, तब भगवान कृष्ण इसके बारे में बताते हैं। इस दिन व्रत करने से धन आदि, सफलता आदि मिलती है, अगर हम सच्चे मन और सच्चे दिल से करते हैं तो। 14 तारीख की पुष्पा पुत्रदा एकादशी है, अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनका अच्छा हो, इसके लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं। एकादशी है। 10 और 26 तारीख का प्रदोष व्रत है, भोलेनाथ का व्रत है। भोलेनाथ जो ज्ञान रूपी हैं, जो आनंद रूपी हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, उनका व्रत है। और 11 तारीख को शिवरात्रि है। वैसे तो भोलेनाथ जो शिवलिंग है उसमें माता और पिता एक तरह से पूरी सृष्टि है और किसी भी ग्रह के लिए उनकी प्रार्थना की जा सकती है, पर बहुत सारे लोग चंद्रमा, सूर्य, राहु, इनके लिए मेनली उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ साथ संकष्टी, गणेश जी के जो भक्त हैं, तो 2 तारीख की और 2 जनवरी और 31 जनवरी की भी संकष्टी है। ओम गम गणपते नमः। 13 तारीख की पौष अमावस्या है। पौष अमावस्या पितरों के लिए किया जाता है। राहु आदि का, जिनकी कुंडली में राहु की वजह से कोई श्रापित योग बन रहा है, या पितरों का राहु और शनि साथ में है, तो ऐसे में अमावस्या का पितृदोष वगैरह बनता है, उसमें किया जाता है। पौष का जो महीना है वो सूर्य भगवान से रिलेटेड है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं ना, तो सूर्य की पूजा करना भी इस महीने में, सूर्य नारायण की पूजा करना, सूर्य को अर्घ देना, आपके जो उन्नति के जो योग बन रहे हैं उनको बहुत बढ़ा सकता है। सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का पाठ करना या सूर्य गायत्री का पाठ करना, वो बहुत शुभ रहेगा इस महीने में। 28 तारीख की जो है ना पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा भी बहुत महान व्रत माना जाता है। इस दिन ये ट्रेडिशन में तो हरिद्वार जाके लोग नहाते हैं गंगा जी में, या फिर प्रयाग में नहाते हैं, पापों से मुक्ति होती है, मन पवित्र होता है, और चंद्रमा के लिए हमेशा ही पूर्णिमा का व्रत शुभ माना गया है। तो इस तरह के व्रत रहेंगे आपके इस महीने में। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा।
इसके साथ साथ मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बनाए रखिएगा। मिलेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।